प्यारे शिक्षक अभ्यर्थियों, आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की इस सेशन में मैं एनसीएफ के बारे में थ्योरी लूँगा, साथ ही साथ हम एमसीक्यू पर भी बात करेंगे जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू होगा। तो देर न करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एनसीएफ जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कहा जाता है, भारत में शिक्षा व्यवस्था को अधिक बाल केंद्रित बनाने के लिए, गतिविधि आधारित बनाने के लिए, साथ ही साथ जीवन से जुड़ी हुई बनाने के लिए एक ऐसी रूपरेखा तैयार की गई जो कि एनसीएफ अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कहलाया। ये 2005 में शुरू हुआ और इसे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटी ने 2005 में जारी किया। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि आपका एनसीएफ 2005 किसने जारी किया? तो एनसीईआरटी ने जारी किया, इसको आप याद रखेंगे। एनसीएफ 2005 जारी करने का क्या उद्देश्य था एनसीईआरटी का? तो इससे रटने के बजाय समझ को बढ़ावा दिया जाए, अर्थात जो रोट लर्निंग है उसको कम करके समझ पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनकी जो शुरुआत है वो की गई। बच्चों के समग्र विकास, समग्र में आपके बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक इन समस्त जो विकास है उस पर जोर देना एनसीएफ 2005 का उद्देश्य था। इसके अलावा शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना, अर्थात बच्चों की शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि जब बच्चा समाज में जाए तो वह शिक्षा उनके काम आ सके। इसके अलावा समानता और समावेशिता को सुनिश्चित करना भी एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। आगे हम इनकी विशेषताओं पर बात करते हैं। एनसीएफ 2005 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा। अब इन्हीं को डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। बाल केंद्रित का तात्पर्य आप सभी जान रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा इसकी समझ आपको करा देता हूं। बाल केंद्रित अर्थात इसमें बालक की भूमिका मुख्य होती है और शिक्षक की भूमिका गौण होती है, यानी कि बच्चों की रुचियों, उनकी योग्यताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना, लिखाना, सिखाना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। और एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। इसमें बाल केंद्रित में बच्चों को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षा देना, जिसमें शिक्षक की जो भूमिका है सिर्फ एक मार्गदर्शक की होनी चाहिए। पहले क्या होता था, शिक्षक को ज्ञानदाता का नाम दिया जाता था, लेकिन एनसीएफ 2005 में जो शिक्षक ज्ञानदाता नहीं बल्कि सिर्फ एक सुविधादाता है, जिसको मार्गदर्शक का नाम दिया जाता है। तो याद रखना, कई तरीके से ऑप्शन आपके हो सकते हैं। विकल्प वाला जब प्रश्न आता है तो या तो मार्गदर्शक आ सकता है या फैसिलिटेटर आ सकता है, सेम है ना, दोनों सेम है, या सुविधादाता भी इसको कह दिया जाता है। यानी मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर और सुविधादाता तीनों ही एक है, तीनों एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? आगे पहली तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही, दूसरा रटने के बजाय समझ की बात कही, जिसमें 1986 की रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन से प्रेरित होकर के जब 2005 में एनसीएफ लाया गया तो रटने को दूर करते हुए समझ के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाए, इस पर जोर दिया गया, ताकि बच्चे विषयों को रटे नहीं बल्कि उनको समझ सके, कोई भी विषय समझ योग्य बन सके। अगला पॉइंट है इसमें ज्ञान का निर्माण। जो ज्ञान का निर्माण है, बच्चे अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है, क्योंकि ज्ञान के निर्माण में बच्चों की जो भागीदारी सक्रिय होनी चाहिए, इस पर जोर दिया गया है। पाठ्यक्रम का जीवन से संबंध, जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस बच्चों के लिए बनाया जाए, कक्षावार, स्तरवार बच्चों के लिए जो सिलेबस बनाया जाए
वह सिलेबस पाठ्यक्रम को बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अर्थात पढ़ाई को बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा जाए। जैसे मान लो अगर बच्चों को हम गणित पढ़ाने वाले हैं तो गणित में हमें गोला पढ़ाने से पूर्व, वृत्त पढ़ाने से पूर्व हम गोल वस्तु जो बच्चा अपने आसपास देखता है उनके बारे में उदाहरण देकर समझाएं। जैसे उन्होंने तरबूज देखा, उन्होंने गेंद देखा, उन्होंने जो कुछ भी देखा जो गोल होता है, इस तरह से हम बच्चों को उनके बारे में ठोस रूप में उनके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ा सकें, यह एनसीएफ 2005 कहता है। इसमें गणित ही नहीं, विज्ञान भी हो सकता है, पर्यावरण भी हो सकता है, कोई भी विषय हो, उनको दैनिक जीवन से जोड़कर जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा उस चीज को समझ सकेगा, जान सकेगा। इसके अलावा भाषा पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बच्चे की मातृभाषा जैसे छत्तीसगढ़ी ही है और आप उनको हिंदी या अंग्रेजी जैसी भाषाओं में समझाते हैं तो बच्चे उन कठिन शब्दों को नहीं समझ पाएगा। अंग्रेजी भाषा तो सेकेंड लैंग्वेज उनके लिए तो बिल्कुल सर से ऊपर है। इसलिए यदि बच्चों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाती है तो बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इसलिए 3 भाषा सूत्र की बात कही है एनसीएफ 2005 ने। याद रखना, एनसीएफ 2005 3 भाषा की बात कहा है और ये तीन जो लैंग्वेज है प्राइमरी स्तर में आप देखेंगे तो जो बुक होता है पहली दूसरी का, उसमें आप पाएंगे कि वही पाठ हिंदी में भी छपा रहता है और सेम पाठ छत्तीसगढ़ी में भी सब छपा रहता है। यानी कि प्राइमरी स्तर में छत्तीसगढ़ी, हिंदी और इंग्लिश ये 3 भाषा बच्चे पढ़ रहे होते हैं। इसलिए इसे ही त्रिभाषा सूत्र कहा जाता है। जैसे ही बच्चा मिडिल स्तर पर पहुंचता है छत्तीसगढ़ी हट जाता है और उनके स्थान पर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत अपना स्थान ले लेता है। इसके बाद जैसे ही हाई स्कूल में बच्चा जाता है तो पुनः संस्कृत भाषा ही होता है। तो इस तरह से त्रिस्तरीय या त्रिभाषा सूत्र जो है एनसीएफ 2005 ने इनकी बात कही है। समावेशी शिक्षा पर भी इन्होंने कहा कि सभी बच्चों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाए ताकि कोई भी बच्चा, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, दिव्यांग बच्चे हो या प्रतिभाशाली बालक हो, सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाए उनको सीखने का। शांति और मूल्य शिक्षा की भी बात जो है एनसीएफ 2005 में कही गई है। इसके अलावा लैंगिक समानता, पर्यावरण शिक्षा की भी बात एनसीएफ 2005 में कही गई है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो गतिविधि आधारित होनी चाहिए। अर्थात बच्चों को खेल खेल में गतिविधियों के माध्यम से सिखाना चाहिए। समूह कार्य बच्चों को देना चाहिए ताकि बच्चे ग्रुप में उस कार्य को कर सके और चर्चा परिचर्चा जो है, डिस्कशन, संवाद भी साथ में शामिल होना चाहिए और अंततः बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से भी शिक्षण प्रक्रिया करवाना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है जिसे एनसीएफ 2005 में शामिल किया गया है। मूल्यांकन प्रणाली एनसीएफ के अनुसार निरंतर और समग्र मूल्यांकन, जिसे हम सीसीई का नाम देते हैं, अर्थात कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कही गई है। इसमें केवल बच्चे परीक्षा पर ही निर्भर न रहें, बल्कि इनमें 2 पहलुओं की भी बात कही गई है। दोनों पहलू क्या क्या हो सकते हैं, देखिए समझिए। सीसीई, अब ये सीसीई में 2 भाग हो जाते हैं। एक तो होता है स्कोलेस्टिक एरिया, जिसको संज्ञानात्मक कौशल और सह संज्ञानात्मक कौशल। संज्ञानात्मक कौशल में बुद्धि से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, मानसिक योग्यता से संबंधित, जैसे इंजीनियरिंग करना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, जो पढ़ाई लिखाई करके जिस हम
कहना चाहिए स्तर पर पहुंचते हैं वो संज्ञानात्मक एरिया कहलाता है, स्कॉलेस्टिक एरिया कहलाता है। सह संज्ञानात्मक में वे चीज़ें शामिल होती है जो पढ़ाई लिखाई से, ज्ञान से हटके होती है, जैसे खेल कूद, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सभी क्षेत्र किसके अंदर आते हैं, आपका संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। तो सीसी इन दोनों पक्षों की बात करता है, अर्थात इसमें बच्चों के केवल पढ़ाई लिखाई को नहीं देखना है, बल्कि उनके अदर जो है को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करने पर जोर एनसीएफ 2005 में दिया गया है। इसके अलावा शिक्षक की भूमिका पर भी एनसीएफ बात करता है। शिक्षक की भूमिका पर एनसीएफ कहता है कि शिक्षक ज्ञानदाता नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है, फैसिलिटेटर है या सुविधादाता है। ठीक है, बच्चों को सोचने, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना शिक्षक की जिम्मेदारी होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को सीखने के लिए एक अनुकूल और सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करना भी शिक्षक का ही उद्देश्य एनसीएफ 2005 में बताया गया है। अंत में एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मार्गदर्शी सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। पहला आता है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, अर्थात बच्चों के बाहरी ज्ञान से पुस्तक में समावेश पढ़ाने के दौरान बाहरी ज्ञान से इसको जोड़ें। रटने पर ज़्यादा जोर नहीं देना बल्कि समझ पर जोर देना है। रटन प्रणाली से मुक्त रखना है। परीक्षा को लचीला बनाना है ताकि बच्चे जो है आसानी से पास हो सके। शिक्षा को बच्चों के अनुकूल बनाना ताकि बच्चे जो है रुचि के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके अलावा सामाजिक न्याय और समानता, ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत जो कि एनसीएफ 2005 में शामिल किया गया है। अभी हमने कुल जो अलग अलग एनसीएफ के पॉइंट्स पर बात किया, अब हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर बात करेंगे। जो मैं एमसीक्यू ले रहा हूँ नए पैटर्न पर आधारित है, जो आपके इसी टॉपिक से ही रिलेटेड एमसीक्यू है। सर्वप्रथम पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है। ए, रटने पर जोर देना, बी, परीक्षा आधारित शिक्षा, सी, समझ आधारित या केवल सैद्धांतिक ज्ञान। तो इसका उत्तर है भाई सी, समझ आधारित शिक्षा की बात करता है एनसीएफ 2005। दूसरा सवाल है एनसीएफ 2005 किस संस्था द्वारा जारी किया गया। तो एनसीएफ 2005 जो कि एनसीईआरटी के द्वारा अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, और इसी को ही एनसीईआरटी का नाम दिया जाता है और इसी के द्वारा जो है जारी किया गया है। तीसरा सवाल, एनसीएफ 2005 किस सिद्धांत पर आधारित है। ए, व्यवहारवाद, बी, निर्माणवाद, सी, परिपक्वता सिद्धांत या डी, अनुकरण सिद्धांत। तो एनसीएफ 2005 है किस पर आधारित है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है आपके निर्माणवाद पर आधारित है, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एनसीएफ 2005 में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया है। ए, शिक्षक केंद्रित, बी, परीक्षा केंद्रित, सी, बाल केंद्रित या डी, पुस्तक केंद्रित। तो शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात एनसीएफ 2005 में कही गई है। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न 5 है एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन का प्रकार क्या है। ए, वार्षिक परीक्षा, बी, केवल लिखित परीक्षा, सी, निरंतर एवं सतत मूल्यांकन जिसको सीसीई कहा जाता है, और डी है मौखिक परीक्षा। उत्तर हो जाएगा सी, निरंतर एवं सतत मूल्यांकन के माध्यम से एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं छठवां प्रश्न जो है सही जोड़ी वाला है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। निर्माणवाद की बात कही गई है, किसमें कही गई है, निर्माणवाद की बात बताते चलना है।
ठीक है, और आपको उत्तर देना है। देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें छात्र को केंद्र बिंदु माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सीसीई को किसके लिए निरंतर मूल्यांकन में सीसीई की बात कही गई है? भाषा शैली त्रिभाषा सूत्र की बात कही गई है, यानी कि ए वाला उत्तर 1 2 3 4 ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न हो गया। सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न कथन कारण पर आधारित है। कथन कहता है एनसीएफ 2005 रटने के बजाय समझ पर जोर देता है। आर कहता है यह निर्माणवाद सिद्धांत पर आधारित है। चार ऑप्शन है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं पर आर सही कारण नहीं है। तीसरा ए सही आर गलत, चौथा ए गलत आर सही। अब आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो एनसीएफ 2005 रटने के बजाय समझ पर जोर देता है, बिल्कुल सही है। यह निर्माणवाद सिद्धांत, यानी कि ये दोनों कथन सही हैं और इसका उचित उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 8वां है। देखिए यहाँ पर प्रश्न 8वां, प्रश्न 8 है, कथन है एनसीएफ 2005 शिक्षक को केंद्र में रखता है, गलत है। आर, इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर का विरोध किया गया है, गलत, यानी कि दोनों कथन इसमें गलत, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न 9 कूट मिलान वाला प्रश्न है। एनसीएफ 2005 के संबंध में कूट मिलान आपको बताना है। देखिए, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत में शामिल है, पहला है ज्ञान को जीवन से जोड़ना, दूसरा है रटने पर जोर, तीसरा है बाल केंद्रित और चौथा है परीक्षा का बोझ कम करना। इनमें आपको ज्ञान को जीवन से जोड़ना सही है। ठीक है, देखिए कौन कौन सही है। ज्ञान को जीवन से जोड़ना सही है, रटने पर जोर नहीं दिया गया, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही गई है, परीक्षा के बोझ को कम, यानी कि दूसरा वाला आपको हटा देते हैं, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये आपका सही है। तो उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 10वां है और प्रश्न 10वां कहलाता है, क्या है देखो भाई, एनसीएफ 2005 की विशेषता है, पहला है समावेशी शिक्षा, दूसरा है गतिविधि आधारित शिक्षण, तीसरा है केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन और चौथा है भाषा पर जोर। तो एनसीएफ 2005 की विशेषता में समावेशी शिक्षा है, गतिविधि आधारित शिक्षा भी है, केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन नहीं, भाषा पर जोर, यानी कि ये छोड़ के भाषा पर भी जोर दिया गया है। तो पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ए वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 11वां है। देखिएगा, एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका को बताना है। ए नियंत्रक, बी मार्गदर्शक, सी परीक्षक या डी प्रशासक। और ये क्वेश्चन कई बार सीजी में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार सीजी में पूछा गया प्रश्न है। एनसीएफ से ज़्यादातर यही से क्वेश्चन जो है बने हुए हैं। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो मार्गदर्शक, और कभी कभी मार्गदर्शक के जगह में फैसिलिटेटर भी दे दिया जाता है और कभी कभी इसके जगह में सुविधा दाता भी दे दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, इस सेशन में मैं केवल 11 ही प्रश्न रख रहा हूँ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वो रहेगा साथियों आपके NEP 2020 पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 पर हमारा अगला वीडियो रहेगा। और उनसे जुड़े हुए जितने भी MCQ जो कि इम्पॉर्टेंट है, नए पैटर्न पर आधारित है, जो पूछे जाते हैं, हम बिल्कुल जो प्रश्न प्रीवियस में आया हुआ होता है उसी को नए पैटर्न के आधार पर क्रिएट करके आपके सामने बिल्कुल नए तरीके से परोसने का प्रयास करते हैं। यदि आपको क्लासेस अच्छा लगता होगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको निःशुल्क वीडियो प्रतिदिन सुबह और शाम प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद।